हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। चंगेज खान की दरिंदगी के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। चंगेज खान की दरिंदगी, उसने कुत्ते बिल्लियों तक को मरवा दिया। इसी मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन किसी तरह जान बचाकर भारत की ओर भाग आया था, जिसका पीछा चंगेज ने सिंधु नदी तक किया था। चंगेज खान का कहना था, किसी भी योद्धा के लिए सबसे अधिक गौरव की बात है अपने दुश्मनों का पीछा करना, उन्हें हराना, उनकी दौलत पर कब्जा करना, उनकी औरतों को रोता बिलखता छोड़ना और फिर उनके जिस्मों को नोचना। इससे जाहिर होता है कि उसके भीतर हैवानियत किस कदर भरी हुई थी। उसने जिस भी राज्य को जीता, वहां कत्ल-ए-आम मचाया। मंगोल खानाबदोश थे, उन्हें शहरी जीवन से नफरत थी। यही वजह थी कि वे जीते हुए नगर को मिट्टी में मिला देते, इंसानों को गाजर मूली की तरह काटते, औरतों को जानवरों की तरह नोचते, खजानों को ऐसे लूटते कि खोटा सिक्का भी नहीं छोड़ते। ऐसी सेना के कदम भारतीय जमीन पर पड़ते तो सोच सकते हैं कि कितनी तबाही मचती। चंगेज खान की जीत से भारत की सभ्यता और रीति रिवाज पर बड़ा असर पड़ता। उस वक्त उत्तर भारत सबसे उपजाऊ इलाका भी था। एशिया के बाकी मुल्कों के साथ व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। मंगोलों की जीत से यह इलाका बर्बाद हो जाता। इससे भारत का सामाजिक आर्थिक ढांचा भी तबाह हो जाता। शायद मंगोलों के सफल सैन्य अभियान के बाद भारत में तेंगरी धर्म को मानने वालों की संख्या भी काफी बढ़ जाती, जिसे चंगेज खान मानता था। मुगल और अंग्रेज जैसे आक्रमणकारियों का मकसद भारत पर हुकूमत करना था, इसलिए उन्होंने खून खराबा और लूटपाट तो खूब किया, मगर एक हद में रहकर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने काफी कम वक्त तक शासन किया, फिर भी उसने अपनी आत्मकथा लिखी, इतिहास लेखन को बढ़ावा दिया, कला के क्षेत्र में भी कुछ योगदान दिया, ताकि वह भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ पाए। उसके बाद के मुगल शासकों ने भी अपने दरबार में कई विद्वानों को आश्रय दिया। उन्होंने ताजमहल और लाल किला जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाकर स्थापत्य कला को नए मुकाम पर पहुंचाया। दूसरी ओर चंगेज खान का यकीन सिर्फ लूटपाट और नरसंहार में था। खानाबदोश मंगोलों का सामाजिकता, कला या फिर इतिहास लेखन से कोई खास सरोकार न था। चंगेज ने चीन जैसे बड़े देश को जीता और वहां भयंकर कत्ल-ए-आम मचाया। चीन में लंबे वक्त तक मंगोलों की हुकूमत भी रही, लेकिन फिर चीन के इतिहास पर मंगोलों की वैसी छाप नहीं दिखती जैसी भारत पर मुगलों की दिखती है। इसके उलट चीनी विद्वानों ने मंगोलों के इतिहास को ज्यादा प्रभावित किया। ऐसा नहीं है कि चंगेज के वंशज कुछ कम क्रूर थे। उसके पोते हलाकू ने साल 1258 में बगदाद पर आक्रमण किया। उसने वहां वही किया जो उसका दादा चंगेज आधी सदी से करता आ रहा था। उसने बगदाद के खलीफा के साथ तमाम आला ओहदेदारों को मौत के घाट उतार दिया। उसने शहर पर भूखे भेड़ियों के मानिंद हमला किया, भयानक कत्ल-ए-आम मचाया। उसके सैनिकों ने शाही परिवार की औरतों को गलियों में घसीटा, उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी भले भारत को जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित करने में एक हद तक अहम भूमिका निभाई। उनके आक्रमणों की वजह से मध्य पूर्व के कई इस्लामी विद्वान, इतिहासकार, रहस्यवादी कवि और सूफियों ने भारत में शरण ली। इनमें से कईयों को दिल्ली के सुल्तानों ने अपने दरबार में जगह दी। उन्होंने इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद की बातों का प्रचार प्रसार किया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में कई मंगोल दिल्ली में ही बस गए। इसी वजह से मंगोलपुरी जैसे शहर भी बसे। मंगोलों के दिल्ली और दूसरे इलाकों में बसने का असर दिखता है भारतीय खानपान में। उन्होंने मुख्य भोजन के तौर पर चावल के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ही उत्तर पूर्व भारत में लोगों को दूध और मलाई से तरह तरह पकवान और पेय पदार्थ बनाना सिखाया। उत्तर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा पंचफोरन भी उन्हीं की देन है। इसमें 5 मसालों यानी जीरा, प्याज के बीज, सरसों, सौंफ और मेथी के बीज का मिश्रण होता था। सरसों के तेल को भी मंगोल आक्रमण के बाद ही भारतीय रसोई में असली सम्मान मिला। बहरहाल, चंगेज खान को भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों पर हमला न कर पाने का मलाल ताउम्र रहा। 1227 में जब वह मरा, तो उसके आखिरी शब्द थे, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन इसके लिए एक उम्र बहुत कम है। वह चाहता था कि उसके मरने के बाद किसी को पता न चले कि उसे कहाँ दफनाया गया है। इसलिए उसके सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद वहां हजारों घोड़े दौड़ाकर उस जगह को एकदम समतल कर दिया। उसे दफनाने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया। इतिहासकार आज भी उस मंगोल शासक की कब्र तलाश रहे हैं, जो कभी मध्य एशिया में आतंक का दूसरा नाम था। दोस्तों,
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।